मेरी बहू रोशनी ने मेहमानों के सामने चिल्लाकर कहा, माँ जी आप अनपढ़ हैं। अब यह कारोबार मैं संभालूंगी। आप वृद्धाश्रम जाइए। वह नहीं जानती थी कि जिस बनारसी साड़ी के ब्रांड को वह बेचने जा रही थी उसकी असली मालकिन और डिज़ाइनर मैं ही थी। मैं सावित्री देवी, 65 साल की एक विधवा जिसने अभी अभी अपने इकलौते बेटे मनीष को खोया है। बनारस के घाटों पर मनीष की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरे घर के आंगन में लालच की आग भड़क उठी। आप सोचिए, जिस बेटे को मैंने अपनी उंगलियां छलनी करके ताना बाना बुनकर बड़ा किया, उसके जाने के बाद मुझे क्या सुनने को मिला? सहानुभूति नहीं बल्कि तिरस्कार। रोशनी मेरी बहू, जिसे मनीष लंदन से ब्याह कर लाया था, उसने अपनी MBA की डिग्री को मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बना दिया था। उसे लगता था कि मैं सिर्फ एक साधारण औरत हूँ जो दिन भर पुरानी साड़ियों के बीच बैठी रहती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खामोशी कमजोरों की निशानी नहीं होती बल्कि तूफान से पहले की शांति होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक अनपढ़ सास ने अपनी पढ़ी लिखी बहू को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया, तो इस कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहें। कहानी शुरू होती है बनारस की उन तंग गलियों में जहां हमारे पुश्तैनी घर रेशम कोठी की दीवारें आज भी इतिहास की गवाही देती है। हमारा पारिवारिक व्यवसाय काशी वस्त्रम पीढ़ियों से बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर था। मेरे पति के गुजरने के बाद मेरे बेटे मनीष ने इसे संभाला था, या कम से कम दुनिया को यही लगता था। मनीष एक अच्छा बेटा था, लेकिन वह व्यापार का चेहरा था, आत्मा नहीं। वह ग्राहकों से बात करता, मार्केटिंग देखता, लेकिन करघे पर कौन सा धागा चढ़ेगा, कौन सा डिजाइन बुना जाएगा और असली जरी की पहचान क्या है, यह फैसला हमेशा इस घर की 4 दीवारी के भीतर मेरे कमरे में होता था। लेकिन रोशनी के लिए काशी वस्त्रम सिर्फ एक पुराना ढांचा था जिसे वह अपग्रेड करना चाहती थी। मनीष की 13वीं के दिन घर मेहमानों से भरा था। शहर के बड़े बड़े व्यापारी, रिश्तेदार और हमारे पुराने कारीगर आए हुए थे। मैं एक कोने में सफ़ेद साड़ी पहने बैठी थी, अपनी माला फेर रही थी। तभी रोशनी ने बीच हॉल में खड़े होकर अपना गला साफ किया। आप सभी का आने के लिए शुक्रिया, रोशनी ने अपनी फर्राटेदार हिंदी में कहा, जिसमें अंग्रेजी का भारी पुट था। मनीष के जाने के बाद काशी वस्त्रम को एक नई दिशा में ज़रूरत है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं इस पुराने बिजनेस मॉडल को बदल रही हूँ। हम हथकरघा हैंडलूम बंद करके मशीनों का शिफ्ट हो रहे हैं और मैंने इस ब्रांड को एक मल्टीनेशनल कंपनी अर्बन फैब्रिक को बेचने का फैसला किया है। वहाँ सन्नाटा सा छा गया। हमारे पुराने मुनीम जी काका कांपते हुए खड़े हुए। पर बहू रानी, यह तो हमारे पुरखों की धरोहर है। और सावित्री भाभी, रोशनी इन्होंने हाथ दिखाकर चुप किया। काका, इमोशन से बिजनेस नहीं चलता। और रही बात माँ जी की, वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में कोई लिहाज नहीं था। माँ जी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। वैसे भी उन्हें बिजनेस की ABCD नहीं आती। वह तो बस एक अनपढ़ गृहिणी है। मैंने उनके लिए हरिद्वार के एक बहुत अच्छे आश्रम में बात कर ली। कल गाड़ी उन्हें वहाँ छोड़ जाएगी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, बेचारी सावित्री, तो किसी ने कहा, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। मेरा दिल जैसे कांच की तरह टूट गया। आश्रम मेरे अपने घर से, जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन मैंने अपनी माला नहीं छोड़ी। मैंने बस ऊपर देखा और रोशनी की आंखों में झांका। रोशनी, मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सच में मानती हो कि यह फैसला लेने का हक सिर्फ तुम्हारा है? रोशनी हंसी, एक क्रूर व्यंग्यात्मक हंसी। माँ जी, कानून कागजों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। मनीष मेरे नाम सब कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी से छोड़ कर गए हैं। आप तो बस एक जिम्मेदारी हैं जिसे अब मैं और नहीं उठा सकती। आपको तो साइन करना भी नहीं आता, अंगूठा लगाती हैं आप मुझे बिजनेस सिखाएंगी? उसने मुझे सबके सामने अनपढ़ और बोझ कहा। उसने सोचा कि मेरा अंगूठा लगाना मेरी अनपढ़ता का सबूत है। उसे क्या पता था कि वह अंगूठा ही उसकी किस्मत का फैसला लिखने वाला था। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने बहस नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर आपको भी लगता है कि बुजुर्गों का अनुभव किताबों की पढ़ाई से बड़ा होता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे रोशनी को जो झटका लगने वाला है वह आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगले 2 दिन रोशनी ने घर में तूफान मचा दिया। उसने अर्बन फैब्रिक के वकीलों और CEO मिस्टर सिंघानिया को डील फाइनल करने के लिए बुलाया। वह घर का फर्नीचर बदलवाने लगी, पुराने करघों लूम्स को कबाड़ में फेंकने की बात करने लगी। तीसरे दिन मीटिंग थी। हमारे घर के बड़े हॉल में मिस्टर सिंघानिया और उनकी लीगल टीम आई हुई थी। रोशनी ने अपनी सबसे महंगी डिजाइनर साड़ी पहनी थी। वह आत्मविश्वास से भरी थी। मैं अपनी उसी सूती सफ़ेद साड़ी में मुनीम जी के साथ कमरे में दाखिल हुई। रोशनी ने मुझे देखा और झुंझलाई। माँ जी, आप यहाँ क्यों हैं? मैंने कहा था ना, आप पैकिंग कीजिए, आप वकीलों के बीच आपका क्या काम? मिस्टर सिंघानिया ने चश्मा ठीक करते हुए मुझे देखा, फिर रोशनी की तरफ। रोशनी जी, सिंघानिया ने कहा, डील साइन करने से पहले हमें गोल्डन लोटस कलेक्शन के पेटेंट पेपर्स और ओरिजिनल डिज़ाइंस चाहिए। मनीष जी ने कहा था कि वो डिज़ाइंस ब्रांड की असली संपत्ति है। रोशनी ने मेज पर रखी फाइलों की तरफ इशारा किया। सब इसमें है मिस्टर सिंघानिया, मनीष के सारे रिकॉर्ड्स।
वकील ने फाइल खोली, पन्ने पलटे और फिर रुक गया। उसने सिंघानिया की कान में कुछ कहा। सिंघानिया के चेहरे का रंग बदल गया। रोशनी जी, सिंघानिया की आवाज़ सख्त हो गई, ये सिर्फ इन्वेंट्री की लिस्ट है। मरीज जी के नाम पर ना तो डिज़ाइंस के कॉपीराइट हैं, न ही ट्रेडमार्क। यहाँ तक कि जिस ज़मीन पर यह कोठी और कारखाना बना है वह भी उनके नाम पर नहीं थी। रोशनी हक्की बक्की रह गई। क्या कह रहे हैं आप? मनीष ही मालिक थे, मैं उनकी पत्नी हूँ, सब मेरे नाम होना चाहिए। तभी मैंने अपना पुराना लोहे का संदूक बॉक्स मेज पर रखा। जोरदार आवाज़ हुई। सबकी निगाहें मुझ पर थी। मैंने संदूक खोला और उसमें से पुराने पीले पड़ चुके कागजों का एक पुलिंदा निकाला। मिस्टर सिंघानिया, मैंने सांप और स्थिर आवाज़ में कहा, आप शायद इन्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने सब उनके सामने काशी वस्त्रम का असली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जमीन की रजिस्ट्री और सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मास्टर वीवर का सर्टिफिकेट रखा, जिस पर नाम लिखा था श्रीमती सावित्री देवी। रोशनी का मुंह खुला का खुला रह गया। यह क्या है? यह मेरी अनपढ़ता का सबूत है बहरानी, मैंने व्यंग के साथ कहा। तुम्हें लगा कि मैं स्कूल नहीं गई तो मुझे ज्ञान नहीं है? मनीष मेरा बेटा था, लेकिन वह मेरा कर्मचारी भी था। इस बिजनेस का 90% हिस्सा सावित्री ट्रस्ट के नाम पर है। मनीष के पास सिर्फ 10% था, और वह भी इस शर्त पर कि वह कभी इसे बेच नहीं सकता। रोशनी चीखी, यह झूठ है। मनीष ने मुझे बताया था कि वह सब संभालते हैं। संभालना और मालिक होना दो अलग बातें हैं। मैंने मुनीम जी की तरफ देखा। उन्होंने एक और दस्तावेज निकाला। और यह पढ़िए, गोल्डन लोटस कलेक्शन के सारे डिजाइन्स मेरे हैं। मेरा अंगूठा जिसे तुम मजाक उड़ाती थी वो भारत के सबसे बेहतरीन कारीगरों की पहचान है। यह मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस्टर सिंघानिया खड़े हो गए। उन्होंने झुककर मुझे नमस्ते किया। माफ़ कीजिएगा सावित्री जी, हमें बताया गया था कि मनीष जी के बाद कंपनी में कोई वारिस नहीं बचा। हमें नहीं पता था कि द लेजेंड खुद हमारे सामने बैठी है। फिर वह रोशनी की तरफ मुड़े। सॉरी मिसेस रोशनी, बिना सावित्री जी के हस्ताक्षर के आप इस कंपनी का एक धागा भी नहीं बेच सकती, और हम ये डील कैंसिल कर रहे हैं। हम चोरों के साथ व्यापार नहीं करते। रोशनी पसीने से तरबतर हो गई थी। उसका सारा घमंड, उसकी लंदन की डिग्री, उसका एटीट्यूड, सब उस पल धराशायी हो गया था। वकीलों ने अपनी फाइलें समेट ली। माँ जी, रोशनी की आवाज़ काँप रही थी। मुझे नहीं पता था। तुम्हें जानने की कोशिश ही नहीं की रोशनी, मैंने कहा। तुमने मेरी सफ़ेद साड़ी देखी, मेरा अनुभव नहीं। तुमने मेरा बुढ़ापा देखा, मेरी ताकत नहीं। तुमने सोचा कि तुम मुझे आश्रम भेज दोगी और मेरे बनाए साम्राज्य पर राज करोगी। मैंने वकीलों को जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ मैं, रोशनी और मुनीम जी थे। रोशनी मेरे पैरों में गिर पड़ी। सचमुच वही लड़की जो 3 दिन पहले मुझे आंखें दिखा रही थी, आज घुटनों पर थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी? यही वह पल है जहाँ अक्सर लोग बदला लेते हैं, उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। और सच कहूँ तो मेरा मन भी यही कर रहा था, लेकिन मैं एक माँ थी। और मनीष ने उससे प्यार किया था। मैंने उसे उठाया नहीं, मैंने उसे वहीं घुटनों पर रहने दिया। उठो रोशनी, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हूँ। यह घर मेरे पति और मैंने मिलकर बनाया था, सबको पनाह देने के लिए। वह रो रही थी। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद। रुको, मैंने हाथ उठाया। तुम इस घर में रहोगी, लेकिन मालकिन बनकर नहीं। आज से तुम्हारा वह आलीशान कमरा बंद। तुम नीचे वाले गेस्ट रूम में रहोगी। और रही बात बिजनेस की, मैंने मुनीम जी से एक सादी सूती साड़ी मंगवाई और उसके डिजाइनर कपड़ों के ऊपर फेंक दी। अगर तुम्हें इस कंपनी का हिस्सा बनना है तो तुम्हें ABCD सीखनी होगी। बिजनेस की नहीं, बुनाई की। कल सुबह 5 बजे कारखाने में आ जाना। तुम्हें पहले धागा रंगना सीखना होगा, फिर चरखा चलाना और फिर करघा। जब तुम एक असली बनारसी साड़ी अपने हाथ से बना लोगी, तब हम बात करेंगे कि तुम इस कुर्सी के लायक हो या नहीं। रोशनी ने अविश्वास से मुझे देखा। लेकिन माँ जी, मैंने MBA किया है। तो उस डिग्री का अचार डालो, मैंने कड़क होकर कहा। यहाँ डिग्रियाँ नहीं, हुनर बोलता है। मेरे कारीगर जिन्हें तुम अनपढ़ मजदूर समझती हो, वे तुमसे ज़्यादा जानते हैं। आज से वे तुम्हारे गुरु हैं। सीखना है तो रुको, वरना दरवाज़ा खुला है। दोस्तों, आज उस घटना को 1 साल हो गया है। रोशनी अभी भी हमारे साथ है। उसका घमंड टूट चुका है। सुबह 5 बजे उठकर वह कारखाने जाती है। उसके हाथ अब मैनिक्योर किए हुए नहीं होते, उन पर रंग के धब्बे होते हैं। लेकिन कल ही उसने अपनी बुनी हुई पहली साड़ी मुझे दिखाई। उसमें अभी भी बहुत कमियां थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह पहले कभी नहीं थी। मेहनत की चमक। उसने सीखा कि विरासत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। उसने सीखा कि घर के बुजुर्ग पुराने फर्नीचर नहीं होते जिन्हें बदला जाए, वे घर की नींव होते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कभी भी किसी की सादगी को उसकी कमजोरी मत समझिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं है। असली शिक्षा वह है जो हमें बड़ों का सम्मान करना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाती है। एक पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, अगर वह अपनी जड़ों को काट देगा तो उसका गिरना निश्चित है। मेरे
पास अभी भी वह संदूक है और अब रोशनी जानती है कि उसकी चाबी किसके पास है। मैं सावित्री देवी और यह थी मेरी कहानी। ऐसी ही और असल ज़िंदगी से जुड़ी कहानियों के लिए जो आपको जीवन का असली आईना दिखाए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या मैंने रोशनी को दूसरा मौका देकर सही किया। नमस्ते।